हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों मैं आपको पूरी आल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा था। तभी मेरे पास कई मेरे प्रिय स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर आप हमें चैप्टर वाइज तैयारी करवा दीजिए, ताकि अभी हमारे पास जो भी समय है उस कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। तो बच्चों, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से आपको लेक्चर स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसमें हम समाप्त कर चुके हैं डी एंड एफ लॉक्स एलिमेंट्स, और भी कई सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम समाप्त करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, जिसका नाम है बिलियन। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो हमारा चैप्टर 2 हुआ करता था बुक में, कई सारी बुक में, और अगर हम क्वेश्चन जो सिलेबस हमारा कम हुआ है ईपी बोर्ड के अंदर, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इस पूरा सॉल्यूशन नामक जो एक चैप्टर है, बिलियन चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वन शॉट आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो अगर हम बात करें तो हर साल अगर हम पेपर उठा के देखेंगे ना बोर्ड एग्जाम का, तो हर साल कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हम शामिल करने वाले हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो भी हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, और कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पीछे कई सारे वर्षों में आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि एक चैप्टर के अंदर में जो कुछ भी पढ़ना होता है उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और बिलियन नामक जो हमारा चैप्टर है, जो बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्जिन रखता हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर से कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों आपको याद रखना है इस पूरे चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 अंक के क्वेश्चंस आते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा खासा मार्जिन रखने वाला ये हमारा चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को हम बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती या समानुपात दर्शाता है। ये भी कि जो हिमांक का अवनमन होता है वो, देखिए यहां पर अवनमन की बात की जा रही है। किसकी बच्चों? अवनमन की। उन्नयन की बात नहीं कर रहे हैं, अवनमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवनमन जो होता है वो किसके सीधे समानुपाती होता है या किसके सीधे समानुपात को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, बिलियन के मोलन्स के, बिलियन की मोलरता के, बिलियन की मोलरता के, या फिर विलायक की मोलरता के। तो बच्चों आपको मैंने बताया था हिमांक का जो अवनमन होता है वो, अगर आपने ध्यान से कोई भी क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो बिलियन की जो मोलरता होती है उसके समानुपाती, यानी उसके समानुपात दर्शाता है। ये चीज आपको याद रखना। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों है, क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? इस क्वेश्चन को अगर हम सिद्ध करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी सिद्ध करने को नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ याद रखना है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। याद रखना है 1 लीटर मान के हम जब मोलरता निकालेंगे तो 55 पॉइंट हमारी 56 आएगी, 55.56 आती है। ये चीज आपको याद रखना है। कोई भी विकल्प दे रहे हैं सारे आपके गलत हैं, बस आपको ए विकल्प याद रखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों इस चैप्टर की जान है, क्वेश्चन याद रखना। जैसे कि हर एक इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है जान, परासरण दाब और परासरण क्रिया, उसी प्रकार से शुद्ध जल की मोलरता भी इसको चैप्टर की और इस पूरे पाठ की जान है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यिक गुणधर्म है? श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशीय घूर्णन होता है, या पृष्ठ तनाव। इन 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा अणुसंख्यिक गुणधर्म है। बच्चों अगर हम बात करें परस्यांता की, परासरण दाब की, पृष्ठ तनाव की, तो अगर आपने परासरण दाब को पढ़ा होगा तो परासरण दाब जो होता है वो अणुसंख्यिक गुणधर्म होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल उपस्थित होते हैं? यानी कि यहां पर हमारे पास 180 ग्राम जल है और हमसे कह रहा है कि इसमें जल के कितने मोल उपस्थित होंगे। बच्चों आपको जल का सूत्र पता है क्या होता है? H2। ठीक है सर, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 1 का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 1 है तो हमारे कितने हो गया? 16। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा 18 हो गया। अगर हम मोल M इक्वल टू निकालते थे तो बच्चों तो हम लिखते थे W/M। मोल को आप कैपिटल M मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल M तो हम निकालते थे कैपिटल W/m, यानी कि उसका भार और उसका अणुभार लिखते थे। और इसका भार बच्चों यहाँ पर W इक्वल टू कितना दे रहा है?
180 ग्राम, बट इसका भार कितना है 18.180, यानी कि 10 मोल आए। और ऐसा हमें ऑप्शन में दे रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन आपको जो लगातार है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, इनके पीछे कई वर्षों में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी कि आपको ये 4 विलयन दिए गए, पोटेशियम सल्फेट का दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का दिया गया, ग्लूकोज का दिया गया, यूरिया का दिया गया। इन सभी विलयन में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? ऐसा विलयन जिसमें कम से कम हिमांक रहता हो, सबसे कम न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, पोटेशियम, सोडियम और ग्लूकोज या यूरिया। इनमें से आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से आपको छांटना रहता है। तो बच्चों अगर हम बात करें इन सभी विकल्प के अकॉर्डिंग, इन सभी की अगर हम तुलना करते हैं, तो हम अगर हमसे कोई पूछे कि इन सभी में सबसे कम या न्यूनतम वो हिमांक जो है वो किस विलयन का होगा, तो बच्चों आपने पोटेशियम सल्फेट के बारे में पढ़ा होगा। तो इन सभी की अगर हम तुलना करें, कल्पना करते हैं, तो हमारा पोटेशियम सल्फेट आता है। और बच्चों एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है और यही सेम विकल्प रहते हैं, तो आपको पोटेशियम सल्फेट जो है याद रख लेना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल को लेकर, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में हमारे बिलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं उन पर हम बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको समझिए ध्यान से। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml के जल में घुला है, 200 ml जल में घुला गया है। बिलियन की मोलरता की गणना करना है। आपको इस बिलियन की मोलरता यानी कि मोलरिटी के बारे में बताना है, इस बिलियन की मोलरता कितनी होगी। तो बच्चों आपको मैं बता रहा था, हर एक क्वेश्चन में बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें अगर हम सबसे पहले जिस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन से मान जो है गिवन में हमें दिए गए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम यहां पर 100 ग्राम भार की बात करें तो हमारे पास W का मान दिया गया है 5.85। ठीक है बच्चों, फिर हमसे कह रहा है 200 ml, यानी कि अगर हम बात करें बिलियन का आयतन, इसको हम लिखते हैं 20 से। ठीक है, B = दिया गया 200 ml। अगर बच्चों इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम यहां पर बात कर लेते हैं, हमें जो कंपाउंड दिया गया वो सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए NaCl। NaCl का अणुभार कितना होता है, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। अगर हम जोड़ें 0.5, 5 3 8 3 2 5, यानी कि इसका जो अणुभार आएगा सोडियम क्लोराइड का अणुभार, बच्चों क्या है बच्चों, अणुभार। आपको अणुभार इसका निकाल लेना, किसका, NaCl का अणुभार है। ठीक है, कितना आया है 58.5 आया है। ठीक है सर, हमारे पास जो हमें मोलरता निकालने की हमें एक सूत्र पता है, मोलरता जब हम मोलरता निकालते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा NaCl के मोल निकालेंगे, या आप लिखते हैं NaCl का भार अपॉन अणुभार, इसका अणुभार कितना है, अपॉन में क्या लिखते हैं हम, जो इस बिलियन दिया गया बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वो भी किसमें होना चाहिए बच्चों, हमारा लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर में, लेकिन यहां पर किसमें दिया गया, ml में। अब हमें ml से लीटर में बनाने के लिए हम इसको 1000 से भाग करेंगे। जैसे बच्चों 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, लगाएंगे दशमलव ऊपर बढ़ा देंगे 0, 10 दूनी 20, 0.2 आ गया, समझ रहे हो, 10 दूनी 20 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, जो हमारा आयतन आ गया 0.20 कर लीजिए इसको, चाहे आप, क्योंकि एक 0 बाद में था उसको लगा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 0.2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हमारे पास जिस बिलियन का आयतन भी आ गया, अब हम मोलरता M = अगर निकालेंगे तो NaCl का भार कितना है बच्चों, ए दिया गया W = 5.85। ठीक है सर, अपॉन में क्या है, इसका अणुभार कितना आया बच्चों, 58.5 डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन लीटर में कितना आया बच्चों, 0.2। अगर हम यहां से हल करें तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, यहां से 0.2 संख्या के बाद है, इसको हटाएंगे, यहां पर 1 संख्या के बाद है तो यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे। अगर इसको काटेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 10 बचेंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम अगर हो तो बता दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बचा, 1/10/0.2, इतना बचा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, इतना बचा है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसके बटे में भी 1 मान लेना है। इसके बटे में मान के 1 आप इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा करा दीजिए, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.2, इतने तो हो गया, कोई दिक्कत। अब 1 बटे अगर हम इनकी गुणा करते हैं 10 दूनी 20, यानी कि 2 आता है। कितना आता है 2, 10 दूनी 20 आता है, 1 संख्या के बाद हमें लगाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बटे अगर हम 2 करते तो लगाएंगे दशमलव, यहां पर 0 बढ़ा जाएंगे, हम काटेंगे 2 पंचे 10, 5 आएंगे, ठीक है। मोलरता m इक्वल टू आया ना, कितना आया 0.5। अब आएगा किसमें, आपको मोलरता निकालनी, तो मोल प्रति लीटर आएगी, इतने मोल होगी प्रति लीटर में, याद रखिएगा। ऐसे में मोलरता को निकालना होता है, आपको हर एक चीज को अच्छे से याद रखना है। यहां पर हमने कम समय में किया है, यानी कि कम हमारे पास जगह है, तो यहां पर क्या हुआ है कि एकदम खिचड़ी हो गई है। आपको हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन लिखना है, ताकि आपको वहां पर कोई भी एग्जामिनर जिस समय वो चेक कर रहा हो ना, क्योंकि वहां पर आप समझाने तो जाएंगे नहीं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, और हमने तो आपको बता दिया है कहां पर कैसे आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पर आपको इतना साफ सुथरा लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए क्या किया गया। और दूसरी बात, आप जब भी आंसर को लिखें उसको इस तरीके से बॉक्स में टिक कर दें, या फिर उसके नीचे 2 से 3 बार अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर की जो हाईलाइट हो जाए कि सर हमारा ये आंसर है, आप इसको देखिएगा। समझ में आया। अगला बच्चों न्यूमेरिकल को देखिए, वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल बच्चों कह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन है वो भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना। जो हमारा विलयन है उसमें हमें यूरिया के भी मोल प्रभाज निकालने हैं और जल का भी मोल प्रभाज निकालना है, यानी कि हमें दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें गिवन की, तो यहां पर यूरिया का मतलब है 6% की बात कर रहा है, समझिएगा। यूरिया कितने परसेंट है, 6%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, यूरिया के मोल निकाल लेंगे और हम जल के मोल निकाल लेंगे। समझ में है। यूरिया कितने है 6%, यानी कि यूरिया के लिए W का मान दिया गया बच्चों, वो 6 ग्राम दिया गया। और कोई भी बिलियन होगा वो 100 का होता है, तो 100 से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 94 बचता है, वो किसका हो जाएगा, जल का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे यूरिया के मोल। यूरिया होगा यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, यानी कि जो यूरिया है इसके कितने मोल हैं। यूरिया के मोलों की संख्या को हमने माना स्मॉल एन, स्मॉल एन इक्वल टू मोल हम क्या निकालते थे, W/M होता है, यही तो होता है। W कितना दिया गया यहाँ पर 6 ग्राम। M यूरिया का आपको सूत्र पता होना चाहिए, NH2CO NH2। जब आप इसका अणुभार निकालोगे बच्चों, निकाल लेना, तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, आप इनका सभी का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 60। अब 60 आया, अब 60 को नहीं रहा, हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे, 60 यानी कि 0.1 मोल आया। कितना आया, 0.1 आया। आप इस चीज को याद रखिएगा, 0.1 आया, ठीक है सर। ये तो यूरिया की बात रही, किसकी बात रही बच्चों, यूरिया की रही। इसको आप इस गोले के अंदर इस तरीके से आपको घेर लेना ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। अब हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, यानी कि जो हमारे पास जल दिया गया है इसके मोलों की संख्या कितनी है। अगर हम इनके मोलों की संख्या की बात करें तो आपको कितना करना है, 100। अगर 100 ग्राम था मान लीजिए कोई चीज, उसमें से 6 ग्राम निकाल दिया, अब बचा कितना, 94 ग्राम। कितना बचा, 94 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए, 18 H2O का होता है। देखिए H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, 1 2 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 18 हो गया, ठीक है। 16 + 2 18, 16 दूनी तो 32 होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इनको भाग करेंगे, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 18 दूनी 36, 2 बार गया, हाँ 18 दूनी 36, फिर 18 दूनी 36 आएगा। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 5.2 क्या आ गया, जल का आ गया जो 5.4, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूरिया के मोल प्रभाज में निकालने और जल के मोल प्रभाज भी निकालने,
ठीक है। अब हमारे पास यहां पर यूरिया के मोलों की संख्या आ गई और जल के मोलों की संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे यूरिया के मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे, यूरिया के मोल प्रभाज। देखिए हम निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूत्र होता है एन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। आप देखिए यहां पर यूरिया की बात कर रहा है तो आपको ऊपर यूरिया के मोल लिखने हैं प्लस बिलियन में कुल मोल कितने हैं उनके बारे में लिखना है। तो यूरिया के मोल कितने आए, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस जल के मोल कितने आए, 5.2, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आएगा 0.1। अब अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो आ जाएगा 5.3। क्या हो जाएगा, 5.3। दशमलव को दशमलव से हम काट देंगे, यानी कि हमारे पास बचा 1/53। कितना बचा, 1/53 बचा, ठीक है सर। हम लगाएंगे दशमलव यहां पर और एक जीरो बढ़ा देंगे, अब भी नहीं कुछ हो रहा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, अब हो जाएगा 53 एकन 53 चला जाएगा। इधर हमारे बचेंगे 47, इसके आगे अगर हम एक जीरो बढ़ाते हैं तो लगभग 8 बार चला जाएगा और लगभग 2 बार 8 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो यूरिया का मोल प्रभाज आया बच्चों, यूरिया के मोल प्रभाज जो आए हैं वो, अगर मोल प्रभाज की बात करें, मोल प्रभाज किसके थे, NH2CO NH2 के, यानी कि यूरिया के। कितना आया बच्चों, याद रखिएगा 0.0188, इतना आया। अब हमें पता है हम किसके निकालने हैं, जल के मोल प्रभाज निकालने हैं। चाहे तो आप जल के मोल प्रभाज वैसे आप धर के निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो आप एक से एक, पूरा एक होता है, 1 लीटर की बात करते हैं, ठीक है, एक था वहां पर। तो अगर हम क्या करें, जल के मोल प्रभाज H2O का मोल प्रभाज, तो 1 माइनस 0.0188 ऐसे भी करते हैं। जब आप इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 0.9812 आ जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक से इसको हमने माइनस कर दिया। अगर आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको एक ऐसा लग रहा हो कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए यहां पर आपको, जहां पर अब हमें जल के मोल प्रभाज निकालने, तो हम क्या करेंगे, जल को मानेंगे कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन का मान कितना था, याद रखिएगा 5.2 आया प्लस 5.2 प्लस 0.1। अब 5.2 अपॉन में, अब हमें इससे किसको घटा देना, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5.3 आएगा। 5.3 तो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव से दशमलव को कैंसिल, लगाया दशमलव, बढ़ाया जीरो, यहाँ पर 9 बार चला जाएगा, उतना ही आएगा जितना यहाँ पर आया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। इसको काट के देख लेना, ठीक है, समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक का अणुभार आपको 155 दिया गया, ठीक है। 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई जाती है, तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना। जो बेंजीन है उसके मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है, जिसमें इस कार्बनिक पदार्थ जिसका अणुभार इतना है उसको घोला गया है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें गिवन में, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो कुछ भी मान दिए गए हैं इनका हम यूज किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हमें हेडिंग लगाना, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें अणुभार, अणुभार को सदैव बच्चों हम किससे लिखते हैं, एम से। एम यहां पर हमें दिया गया है 155। कभी कभी यहां पर पदार्थ का नाम दे देता और आपको निकालना होता, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे या ना दे, हमें डायरेक्ट अणुभार दिया है और सेम अणुभार आपका जो पेपर में क्वेश्चन आया है उसमें भी दिया था, ठीक है बच्चों। एम का मान तो हमें पता चल गया। अब ये 1.822 ग्राम है, ए क्या है, ए क्या मान दिया गया, तो बच्चों एक ग्राम यानी कि डब्ल्यू यानी कि भार दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.822, यहां तक समझ में आया, ठीक है। फिर कहता है इतने बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है, कमी पाई जाती है। क्या होता है, कमी पाई जाती है। तो एक क्या दिया, डेल्टा TF यानी कि जो ताप में परिवर्तन दिया, ठीक है, कितना होता है 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
TF हो गया। अब हमें क्या करना है, मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है बच्चों, KF हमसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर स्मॉल w का मान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम A वाला मान जो है ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल w का मान दिया गया ये, और ये दिया गया आपका कैपिटल W का मान 100 ग्राम। अब आप कहोगे सर हम कैसे पता करेंगे किसको स्मॉल w मानना है और किसको हमें कैपिटल W मानना है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जिसका भी मान ज्यादा होगा वो आपको कैपिटल W मानना है, और जो मान कम होगा उसको आपको स्मॉल w मानना है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर 1.8 दिया गया और यहां पर 100, इससे लगभग 100 गुना ज्यादा है। अगर हम बात करें अप्रोक्स यानी कि 50 गुना तो मान ही लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये ज्यादा है ना, तो इसको हमने माना कैपिटल W। अब बात आती है सर अब हम इसका क्या करें। सर आपने हमें सूत्र बता दिए, सारी चीजें बता दी, अब हमें सूत्र बता दीजिए ताकि हम इनको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करके लिख पाए। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, M = 1000 इंटू होता है KF, इंटू में होता है स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF, इंटू में होता है कैपिटल W। कभी कभी डेल्टा TF ऊपर होता है, कैपिटल W नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस सूत्र याद रखना और उसमें जैसे भी मान आए इस सूत्र को वैसे आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर M का मान दिया गया, M का मान दिया गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, KF निकालना है। तो बच्चों हमें KF के लिए हम अरेंज कर लेंगे सूत्र को, KF = क्या कर लेंगे, अब हमें KF तो निकालना है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए वाला जो पद है KF निकालेंगे तो ये वाला पद नीचे आ जाएगा, ये वाला पद पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो M दिया गया है 155 वाला मान ये भी ऊपर चला जाएगा, आपका डेल्टा TF है ये भी ऊपर चला जाएगा, इंटू कैपिटल W भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1000 इंटू में स्मॉल w, सिर्फ इतना बच रहा है। अब हमें मान रखने हैं, M का मान बच्चों आपको 155 दिया गया है, 155 इंटू T का मान हमें दिया गया 0.60 डिग्री, इंटू में हमें क्या कह रहा है, कैपिटल W का मान हमारे पास कितना है बच्चों 100 है, डिवाइडेड बाई 1000, इंटू में दिया गया है स्मॉल w का मान 1.8222 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से, यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है, इन दशमलव को हटाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 0 हैं, इन 2 0 से कैंसिल, एक ए वाला 0 इस 0 से कैंसिल, खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, इधर देखिए हमारे पास बचा बच्चों 155, इंटू में क्या बचा 60, डिवाइडेड बाई क्या बचा 1822, इनकी गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 60 गुणे 155, अगर आप इनकी गुणा करके देखेंगे, ठीक है, इन दोनों पद आपको देंगे 60 और 155, इनकी आप गुणा कर लीजिए। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो गया, 30, 6 पंचे 30 और 3 33 हो गया, 6 कन 6 3 9 हो गया, 1 0 इधर, 930822 इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरे मान को हमें भाग करना है। क्या करना है बच्चों, इस मान को इससे हमें भाग देना है। अब बच्चों जब आप इसको इससे भाग दे दोगे ना, तो डेल्टा जो KF आ जाएगा हमारे पास, KF = जब आप इस वाले मान को बच्चों आप भाग दे देना, अगर मैं भाग देता हूं तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको मान दोगे तो लगभग 5 बार पहली बार में चला जाएगा, ठीक है। 1895 ठीक है, 1895 ठीक है, हाँ ठीक है, 90 और हाँ 5 और 300 300 बचे, लगाया दशमलव, बढ़ा दिया 0, बचे हो गए तो 18 1 18 हो जाएगा, 0 4, हाँ लगभग इतना आ जाएगा, याद रखिएगा कितना 5.104, मात्रा क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स, याद रखिए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मान आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हो सकता है आपका 5.2 भी आ सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेगी, 5 के बाद में 0.2 आ सकता है एक, लेकिन यहाँ 2 तक जा सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 आ सकता है और 0.4 आ सकता है, 0.5 यहाँ पे इतना हो सकता है और ज्यादा नहीं, बल्कि आप जब इसको भाग करोगे अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से न्यूमेरिकल्स को समझ लेना है, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल लगाने का कोई तरीका नहीं होता, बस आपको एक नियमबद्ध तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को लगाते हैं ना तो वही तरीका होता है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए
क्वेश्चन। अगला बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक जो मान होता है विलयन स्थिरांक का, ठीक है, विलयन स्थिरांक का जो मान है वो R इक्वल टू होता है, विलयन स्थिरांक का मान जो होता है R इक्वल टू होता है 0.0821 भी होता है, लेकिन यहां पर इन्होंने इतना ही दिया है और आगे मात्रक दिया है। तो आपको याद रखना है ये मान आपको दे दिया है पेपर के अंदर। अब हमें सबसे पहले नोट कर लेंगे बच्चों में इस क्वेश्चन में ऐसे कौन से मान हैं जो हमें पहले देकर रखे हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो R इक्वल टू दिया गया इसी को हम लिख लेते हैं, 0.0821 भी होता है, लेकिन यहां पर आप उसका मात्रक लिख लेना, ठीक है। फिर क्या कहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यहां पर देखिए पहले हम निकालेंगे यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। NH2CO NH2 का जो अणुभार होता है जब आप निकाल लोगे, मैंने आपको बता दिया निकाला कैसे जाएगा, 60 आ गया, 60 आता है, ठीक है। आप इसका निकाल लेना, ठीक है। जब हमने NH2CO NH2 का अणुभार निकाला यानी कि यूरिया का अणुभार निकाला तो हमारे पास 60 आ गया, ठीक है सर। अब हमसे 2% इसका क्या मतलब है, इस 2% का क्या मतलब है? तो बच्चों 2% का मतलब है 2 ग्राम यूरिया, 2 ग्राम यूरिया। अब यहां पर 2 ग्राम यूरिया की बात कर रहा है, तो 2 ग्राम यूरिया जो है इसके विलयन का आयतन कितना होगा? 2 ग्राम यूरिया के विलयन का आयतन, 2 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन लिख लीजिए, विलयन का आयतन। हम इसका आयतन निकालेंगे। जब बच्चों इसका आयतन निकालेंगे 2 बटे, अब अगर कोई की हम कल्पना करते हैं तो 100 ml में करते हैं ज्यादातर, जो भी आयतन निकालते हैं वो 2% है, मतलब इसका 100 में करेंगे। 100 ml मान लिया हमने, आयतन अप्रोक्सीमेट 100 मानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हमें यहां पर देता कि 60 ग्राम हो गया, 60 ग्राम में 1 मोल आ जाएगा, 60 ग्राम में क्या होगा 1 मोल, 60 ग्राम मान लीजिए या फिर 1 मोल यहां पर, क्योंकि इसका 60 है, जो इसका अणुभार है वो 60 है। अगर हम 60 ग्राम इसका अणुभार होता है, तो अगर हम निकालें 60 ग्राम, जो 60 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन, तो हमारे पास कितना आएगा? तो बच्चों एक देखिए 100 ग्राम पहले से था और 2 ग्राम 100 ml में माना है कितना 2 ग्राम, और हमें कितना निकालना 60 ग्राम का निकालना है। तो हम यहाँ पर इंटू 60 करेंगे, जैसे हम भाग करेंगे इसके साथ गुणा हो जाएगी ऊपर वाले। अब देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 तो नहीं 60। अब 30 की गुणा करेंगे 100 में तो आ जाएगा हमारा 3000 क्या आ जाएगा बच्चों? ml से हमें बनाना किसमें? लीटर में। तो मैं कई बार बता चुका हूं और आपको भी ये चीज पता है, अगर ml से हमें लीटर में बनाना होता तो मैं 1000 से भाग कर देते हैं। जैसे में 1000 से भाग करेंगे तो तीनों जीरो कैंसिल, यानी कि अगर हम बात करें 3 लीटर आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो इसका आयतन आ गया एक बिलियन का, क्योंकि हम अगर विदाउट आयतन हम कैसे क्वेश्चन का परासरण दाब निकालते हैं? परासरण जो दाब होता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं परासरण दाब, इसको बच्चों हम डिनवर्ट करते हैं पी से, और परासरण दाब P इक्वल टू होती है RT अपॉन B। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, P इक्वल टू RT अपॉन V। अब यहाँ पर R का मान हमें पता है 0.082 होता है, वो में दिया गया, इनटू T, RT का मान हमें कितना दिया गया? T का मान बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, T का मान दिया गया कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे, उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 और जोड़ देंगे। जैसे हम 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें केल्विन में जरूरत पड़ती है, डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर काम नहीं होगा। इंटू हम करेंगे 300, डिवाइडेड करेंगे विलयन का आयतन आया 3, ठीक है। 300 को हम 3 से काट देंगे, 3 कितना है 1, यानी कि 0.082 इंटू 100। अगर इसकी 100 की हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, तो यहाँ पर लगभग 0 आ जाएगा। 10 जीरो कितनी? 3 संख्या के बाद है, तो अगर हम इसको हल करें तो 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम 3 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, 3 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, बचे 10, 82.10। अगर इसको हम भाग करेंगे तो 10 अट्ठे 8 हो गया, 10 दूनी 20, 8.2, यानी कि जो परासरण दाब आ जाएगा वो 8.2 आ जाएगा।
अब बात आती है परासरण दाब का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए परासरण दाब हम किस में नापते हैं, वायुमंडल में नापते हैं। किसमें नापते हैं, वायुमंडल में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल पर आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार। सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आए हुए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा ही आया। ये शायद बोर्ड एग्जाम 2015 में भी आया था और इधर 18 में भी आया है, और उसके पहले का हमें ध्यान नहीं है बच्चों, लेकिन 2 साल का तो हमें क्लियरली ध्यान है कि आया है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना करना है। यानी कि जो जल में चीनी का विलयन का हिमांक बना उसका 5% भारानुसार दिया गया 271 केल्विन पर। ग्लूकोज के 5% विलयन में हिमांक की गणना करना है। और शुद्ध जल का हिमांक जो है, शुद्ध जो जल होता है उसका हिमांक 273.15 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें 2 चीज यहां पर बात कर रहा है, चीनी की और यहां पर किसकी, ग्लूकोज की। तो हम इन चीनी और ग्लूकोज दोनों के लिए हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, और आप इसको चाहे गिवन में डालें चाहे इसको सॉल्व में डालें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीनी के लिए, किसके लिए, चीनी के विलयन के लिए, किसके लिए, क्योंकि बच्चों 2 की बात कर रहे हैं, चीनी की और ग्लूकोज की। चीनी का हिमांक और सारा कुछ दिया गया, और इसमें हमें ग्लूकोज की क्या करना है, हिमांक निकालना है। ठीक है, अब हमें चीनी के लिए पता होना चाहिए, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, m = पीछे हम लगा चुके हैं, 100 इंटू में KF होता है, इंटू में स्मॉल w होता है, अपॉन में होता है कैपिटल W इंटू डेल्टा TF। अब यहाँ पर कैपिटल W और स्मॉल w के मान कहाँ से लाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर भी 5% की बात कर रहा है, यहाँ पर भी 5% की बात कर रहा है, यानी कि स्मॉल w तो 5 ग्राम हो गया। अब देखिए 100 ग्राम की बात करते हैं सदैव हम जहां भी करते हैं, तो बचा 95 ग्राम, वो हमारा कैपिटल W का मान हो गया। यही मान यहाँ पर भी रहेगा, यही यहाँ पर भी रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले का क्या करेंगे, हम अणुभार अणुभार हमें पता ही है, चीनी का अगर आप अणुभार निकालेंगे, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है। ठीक है, अगर आप इसका अणुभार निकालोगे तो इस पूरे का जब आप अणुभार निकालोगे तो बच्चों आएगा 342। कितना आएगा, 342, यानी कि m का मान तो 342 हो गया। अब हमें फिर इसमें निकालना क्या है, तो बच्चों अगर हम इसमें m की मान हमें 342 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, हम इसी में डायरेक्ट मान रखेंगे। m यानी कि 342 हो गया इक्वल टू 1000 हो गया इनटू KF हमें निकालना है। इसमें हमें KF का मान नहीं दिया गया है, तो KF को पहले रखिए, फिर स्मॉल w का मान कितना है 5 इंटू में हो गया KF। ठीक है, अपॉन में W कैपिटल W का मान है 95 इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा TF दिया गया है, कितना दिया गया 271 केल्विन। ठीक है, 271 केल्विन। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको हमने जब समीकरण नंबर 1 डाल दिया, 1 मिनट बच्चों, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान दिए, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। देखिए यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना है, यानी कि शुद्ध जल का हिमांक दे रहा है, तो बच्चों यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। शुद्ध जल का हिमांक कितना है 273.15 माइनस कर देना है जो भी 271 में दिया गया है, और इसमें जो भी आता है उसको हम भाग करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 342 इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू KF, अपॉन में क्या हो जाएगा 95 इंटू में क्या हो जाएगा, इस 273 से इसको घटाएंगे, 273 यानी कि 7 से 3 गए तो इधर 2 बचेगा दशमलव, और इधर 273 15 बच जाएगा 15। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 डालिएगा, इसको क्या करें समीकरण नंबर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए शुद्ध जल का हिमांक दे रहा है, कह रहा है कि हम शुद्ध तो इतने हैं, और आप में जो भी मान दिए गए उनसे हमें नहीं मतलब है, हम शुद्ध इतने में है, हमें इतने में निकालना है। ठीक है, अब हमारे एक क्या गया, किसका गया, चीनी का। अब हम निकालेंगे ग्लूकोज के विलयन के लिए, ग्लूकोज या ग्लूकोज के विलयन के लिए, किसके लिए बच्चों, ग्लूकोज जो है इसके विलयन के लिए।
क्या करेंगे हम निकालेंगे। देखिए ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, अगर हम बात करें C6H12O6, इसका जब आप निकालोगे तो बच्चों 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180। तो m इक्वल टू वही सूत्र इसमें में लगाना है 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TF हो गया। ठीक है, यही सूत्र इसमें भी लगाना है। तो m का मान यहां पर हमें पता है 180 है, 1000 है। KF हमें यहां पर भी दिया गया नहीं है, KF हो गया। स्मॉल w का मान यहाँ पर भी कितना है 5% देख बात कर रहा है तो 5 ही हो जाएगा। कैपिटल W का मान यहाँ पर भी 95 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा TF यानी कि जो हिमांक है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। अगर हम क्या करें समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर भाग दे दें, हम क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब देखिए बच्चों यहां पर हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दिया है। और आप अगर चाहते, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आप यहां पर क्या करते KF का मान निकाल लेते। इधर आप KF करते, इन दोनों पद ऊपर हो जाते, नीचे इनको भाग करके आप KF निकाल लेते, यहां पर डायरेक्ट KF का मान रख देते तब भी आ जाता है। लेकिन समीकरण बना के हमें अच्छा लगता है और हमारी जो लाइन है स्टेप है वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना है तो समीकरण 1 क्या है 342 डिवाइड बाई 180 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इधर कितना है अगर बात करें तो देखिए समीकरण 1 को समीकरण जब 2 से भाग दे देंगे तो बच्चों 95, इधर देखिए समीकरण 1 में भी बहुत सारे मान, चाहे आप लिख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं आप लिख लीजिए 1000 इंटू 5 इंटू KF हो गया डिवाइडेड बाई 95 हो गया इंटू में 2.15 हो गया। ठीक है, अपॉन इसमें कितना है 1000 इंटू में कितना है KF इंटू में कितना है 5 ए वाला डिवाइड में कितना है 95 इंटू डेल्टा TF है। ठीक है, अब देखिए 95 है। अब अगर हम इनको हल करें, किसको, इसको हल करें, तो ए वाला जाएगा ऊपर सबसे और ए वाला आएगा नीचे। तो देखिए भाई 1000 गुणे 5 गुणे KF गुणे 95 गुणे डेल्टा TF। ठीक है, ऐसे ही तो होगा नहीं होगा, नीचे बचेगा 1000 गुणे 5 गुणे KF, कोई दिक्कत नहीं KF पहले, इंटू 95 इंटू डेल्टा, एक मिनट TF नहीं यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मान दिया गया क्या 2.15। ठीक है, 2.15, 1000 से 1000, 5 से 500, 95 से 95, KF से KF कैंसिल, खत्म। ऊपर क्या बचा डेल्टा TF इक्वल टू बचा 2.15। ठीक है, इतना ही तो बचा, सारा कुछ कैंसिल हो गया। यानी कि 342 बटे 180 इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू 2.15, इतना बचा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद हम इसकी तिरछा गुणा करा देंगे इसके साथ, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, इन 342 गुणे 2.15 अपॉन में करेंगे, ये जो इसका टेल 180 आ जाएगा नीचे। बच्चों आप इन सभी मान को इनकी आप गुणा कर लेना अपने आप से। ठीक है, जब आप इनकी दोनों की गुणा कर लोगे इन दोनों की और इससे इसको भाग कर दोगे तो बच्चों लगभग 4.085 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा लगभग, क्योंकि बच्चों जो बुक होती है उसमें बहुत शॉर्ट दिया होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आंसर दिया होता है। ठीक है, तो आप इसको हल कर लो ना तो इतना आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा TF का मान आ गया। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें वही बात, एक कंफ्यूजन कहाँ हो गया वाकई कि हमें यहाँ पर फिर बात करनी है शुद्ध जल के लिए। शुद्ध जल का हमें दिया गया 273.15, जैसा कि हमने इसके घटाया था। अब हमें फिर वही करना है, ग्लूकोज के विलयन का हिमांक हमें लिखना है, ग्लूकोज विलयन का हिमांक।
क्या हो जाएगा 273 जो शुद्ध है, जो कुछ भी आया उससे माइनस करिए 85। अब जब आप इसको माइनस कर दोगे, जब आप इसको इससे घटा दोगे, इस पूरे मान को जब आप माइनस कर दोगे तो बच्चों अगर हम 71 से 73 से 24 को घटाएंगे तो 269 बचेंगे। दशमलव में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको इसके घटाओगे, यहाँ से लीदा 8 4 12 8 5 13, देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए 1.5 नीचे घटाने कितने 0.085, यहाँ से लीदा ही, यहाँ पे 10 10 से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 4 बचे, 4 से 8 गया, 8 से 4 से 14, 14 में 8 गए, 8 6 14, जब आप 14 से 8 घटाते हो तो कितने बचते हैं 6, 0 बचा, 0 दशमलव, आप देखिए 69.065 इतना बचा, एक इसमें आया है केल्विन में। और बच्चों यही हमारा जो है वो फाइनली आंसर है, मेन आंसर यही है। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, पूरा एक पेज का क्वेश्चन हो गया है। अच्छे से इस क्वेश्चन के सारे स्टेप को समझ लेना ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो और आपका क्वेश्चन हर एक तरीके से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उन पर। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो है राउल्ट का वाष्प दाब अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन नियम जो है तथा इनके नियम की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी कि जो राउल्ट ने अपना नियम दिया था वाष्प दाब अवनमन नियम, उसकी सीमाएं क्या हैं, उस नियम को बताना है, उस नियम की सीमाएं क्या है, इनके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हमें आपको डिस्कस करना है राउल्ट का नियम। हमने लिखा है इस नियम के अनुसार, आपको कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। कोई भी अगर आप नियम लिखते हैं, वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश यानी कि एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी रूल लिखते हैं, नियम लिखते हैं, तो आपको उसको कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए कि हाँ ये जो है ये हमारा नियम है। राउल्ट का नियम जो है वो क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि अगर किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है, कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलेय पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये मोल प्रभाज है, ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का सूत्र है। जहां पर आपको सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा तो बच्चों जो पी होता है ये विलायक का वाष्प दाब होता है और पी एस जो होता है विलयन का वाष्प दाब होता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जो P है विलायक का वाष्प दाब है, P जो S है वो विलयन का वाष्प दाब यानी कि टोटल विलयन का है, अपॉन जो N1 है वो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 क्या है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। और विलेय और विलायक को जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा विलयन, यानी कि नीचे हम विलयन के बारे में बात करते हैं, ऊपर जो विलेय या विलायक जो भी दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात आती है सर राउल्ट के नियम की सीमाएं कहाँ है, यानी कि राउल्ट का नियम कहाँ पर कार्य करता है और कहाँ पर नहीं कार्य करता, कहाँ पर विचलन प्रदर्शित करता है, कहाँ पर नहीं प्रदर्शित करता है। तो बच्चों राउल्ट का नियम जो होता है तन विलयन पर लागू होता है, सिर्फ सांद्र विलयन जो राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं यानी कि वहां पर लागू नहीं होता। ठीक है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, वाष्पशील अगर विलेय पदार्थ है उस पर लागू नहीं होगा, याद रखिए। वैद्युत अपघट्य के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, चीज आपको याद रखना है। किस पे, अनपघट्य पे तो लागू हो जाएगा, अपघट्य पे लागू नहीं होता है। ये सारी चीजें जो राउल्ट के नियम के बारे में आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जो राउल्ट के नियम के बारे में इस वीडियो में बताई जा रही है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना ताकि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। समझ में आया राउल्ट का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं। परासरण जो प्रतिलोम परासरण होता है उसको उदाहरण सहित आपको समझाइए, या फिर प्रतिपरासरण के बारे में आप क्या समझते हैं उसको उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे प्रतिलोम परासरण हो या फिर प्रतिपरासरण हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर में आया, ये चीज आपको याद रखना है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़िए। यदि विलयन का, यदि कोई भी विलयन है उनके इस विलयन, यदि जो भी विलयन है उस पर क्या हो, यानी कि जो हमारा विलयन दिया गया है उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें। यदि कोई भी विलयन है उस विलयन पर हम क्या करें, उसका जो परासरण दाब है उस परासरण दाब से अधिक अगर हम दाब प्रस्तुत करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसके माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, यानी कि प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में करते हैं, यानी कि जो प्रक्रिया इसको समुद्री जल और कठोर जल जो होते हैं उनको शुद्ध करने में यानी कि मृदु जल करने में करते हैं। इसमें एक यंत्र होता है जो इस तरीके से आपको दिखता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ऐसा आपको याद रखना है। यहाँ पर परासरण दाब जो होता है उससे ज्यादा लगाते हैं क्या दाब, यहाँ पर एक पिस्टन
पिस्टन होता है, इस पिस्टन पर दाब लगाया जाता है, एक तरफ शुद्ध जल होता है, एक तरफ लवणीय जल होता है। इनके बारे में यहाँ पर कल्पना की जाती है, सॉरी बच्चों, कल्पना की जाती है। और यहाँ पर आपको जो नीले रंग का दिख रहा है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमें एक जो कार्य कैसे करता है इसके बारे में भी समझना है। तो बच्चों ये जो हमारा यंत्र है कैसे कार्य करता है, इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए जो आपका पिस्टन दिया गया यहाँ पर दाब जो है बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इसमें सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियां जल के लिए पारगम्य परंतु समुद्री जल के लिए अपार, समुद्री जल की उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, जो समुद्री जल होता है उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं एवं उनके आयनों के लिए अपारगम्य होती है। क्या होती है? अपारगम्य, अपारगम्य है। आजकल बहुत सारे देश अपने अपने शुद्ध जल को, शुद्ध पेयजल को की आवश्यकता के लिए बिलवड़ीय जल संयंत्रों को यानी कि शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की झिल्लियों का उपयोग करते हैं। यानी कि कई देशों में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे लवणीय जल को शुद्ध पेयजल में कन्वर्ट किया जा सके और वो शुद्ध जल को पी सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन है जो मोलरता और मोलंस को लेकर है। इन पे हमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो मोलरता क्या होती है? अगर हमारे पास कोई 1 लीटर विलेन है, उसमें घुले हुए बिले के ग्राम मोलों की संख्या जो होती है उस बिले की मोलरिटी यानी कि मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलेन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या उस बिलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू होता है बिले के मोल अपॉन बिलेन का आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने आपको सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी इसको कराया है, ठीक है। बच्चों मोलंस या फिर मोल प्रभाज के बारे में क्या होता है? मोलंस या फिर मोल प्रभाज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? बिलेन में उपस्थित किसी एक घटक के या फिर एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस बिलेन जो भी हमारे जिसमें हम निकाल लें उसमें बिले और बिलायक के कुल मोलों की संख्या, या अगर बिले और बिलायक को ना कहें, हम कहें बिलेन के कुल मोलों की संख्या, उस बिलेन के उनका जो अनुपात होगा उसे ही उस अवयव का मोल प्रभाज या फिर मोलंस कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए n हमारा स्मॉल n जो है एन ए जो है तो बिले है, तो बिले के मोल अपॉन बिलायक, बिलेन के टोटल बिले और बिलायक के मोल। अगर ये बिलायक है तो बिलेन और बिलायक दोनों को मेल, यानी कि बिले ऊपर जो भी पदार्थ रहेगा उसके मोल निकालने हो उसको ऊपर रखते हैं, प्लस उसमें हम दोनों जो भी जिसमें जो मिला है और जो बिलायक है बिले हैं उन दोनों के मोल प्रभाज को रखकर हम यहाँ पर कल्पना करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन एक आता है परासरण दाब क्या होता है? तो बच्चों अगर हम बात करें परासरण दाब, तो परासरण की क्रिया हो रही थी उसको अगर हमें रोकना है तो वहां पर एक दाब लगाना पड़ेगा, उस दाब को ही परासरण दाब कहेंगे। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। ये जो इतने अगर आप क्वेश्चन जो सोल्यूशन चैप्टर इसमें अगर तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन नहीं भी तैयार नहीं कर पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उनको पढ़ के जाना है। एग्जाम के समय आपको वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको उनमें से कुछ ना कुछ आप लिख जरूर दोगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के समय आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर लेके आने वाला हूं, अगर आप उस नंबर पर भी कमेंट कर देना तो वहां पर आपको जल्द से जल्द जवाब मिलने के चांसेस रहेंगे और हम आपको जल्द ही वो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।